मेरी बीवी के साथ मेरी शादी साफ तौर पर बस एक कॉन्ट्रैक्ट थी। लेकिन जब मैंने तलाक की बात की, तो उस बेशर्म औरत ने कहा, तलाक उसकी लाश पर होगा। उसने न सिर्फ मेरा सूटकेस छुपा दिया, बल्कि आधी रात को एक ताला बनाने वाले को बुलाकर मेरे बेडरूम का दरवाजा वेल्ड करवा दिया। यहां तक कि जब उसका पहला प्यार वापस देश लौटा, तब भी उसने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया, बस इसलिए कि कुछ साल पहले एक कार एक्सीडेंट में उसने अपने पहले प्यार को बचाया था। हम एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत शादी के बंधन में बंधे थे। मैंने 3 साल उसकी देखभाल की। पहले उसे लगता था मैं उसका दीवाना हूं। बाद में पता चला मैं दरअसल उसके पहले प्यार की जगह लेने आया था। सच कहूं तो जब मैं जाना चाहता था, वो घमंडी अमीरजादी अब घमंडी नहीं रही थी। जांगचैन, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं तुमसे गुजारिश कर रही हूं। शाम 6 बजे वो घर आई। मैंने तांग युई की पसंद के हिसाब से 6 पकवान और एक कटोरी सूप तैयार किया था। शाम को उसके लिए नहाने का पानी गर्म किया था। उसके पसंदीदा गुलाब और खुशबूदार मोमबत्तियां रखी थीं। दरवाजे पर उसकी चप्पलें सजाकर रखी थीं। जैसे ही तांग युई ने दरवाजा खोला, मैं आगे बढ़ा, उसका कोट लिया और चप्पलें उसके सामने रख दी। कोट को पास की अलमारी में टांग कर पूछा कि पहले नहाएगी या खाएगी। वो फोन देखती रही और बेमन से बोली, पहले नहाऊंगी। घड़ी की सुई आधा चक्कर लगा गई। तांग युवे बाथरोब पहने बाथरूम से निकली, बाल सुखा रही थी। मैं पास खड़ा था, उसके पजामे का इंतजार करते हुए। जैसे ही उसने कपड़े बदले, मैं रसोई में गया और गर्म किए हुए खाने की प्लेटें लेकर आया। मेरे हर काम की तांग युई को आदत हो गई थी। आज उसका मूड बहुत अच्छा था। वो लगातार फोन देखती रही, जैसे किसी से मैसेज कर रही हो। जब मैं कटोरी और चॉपस्टिक रखते हुए उसके पास से गुजरा, तो अचानक उसकी जली हुई फोन स्क्रीन पर नजर पड़ी। ऊपर 2 शब्द साफ दिख रहे थे, जिंग यान। मैंने चुपचाप नजर हटाई और रसोई की तरफ मुड़ गया। तभी मेरी जेब में फोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था, तांग मू। जैसे ही कॉल उठाई, दूसरी तरफ से मिसेस तांग की आवाज आई, श्याओ चैन, क्या तुम सच में तलाक चाहते हो? मैंने खिड़की के बाहर देखा। आतिशबाजी खामोशी से खिल रही थी। थोड़ी देर बाद धीरे से बोला, आंटी, आप भी जानती हैं, हम दोनों का साथ सिर्फ उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से था। अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और सॉन्ग जिंग यान भी तलाक लेकर वापस आ गया है। इन दिनों वो बहुत खुश है। उसे अब मेरी जरूरत नहीं। दूसरी तरफ से तांग मां की आवाज में पछतावा था। इन सालों में तुमने बहुत कुछ सहा, मैं जानती हूं। मुझे उम्मीद थी कि इतने सालों की तुम्हारी वफादारी उसके दिल में प्यार जगा देगी। लेकिन अब जब सॉन्ग जिंग यान वापस आ गया है, तो मुझे उसकी चिंता नहीं। 5 साल पहले तुमने यूई की वजह से विदेश जाने का मौका छोड़ा था। अगर अब भी जाना चाहते हो, तो मैं इंतजाम कर सकती हूं। मैंने रात की रानी के पूरी तरह खिले हुए फूल को देखा। आंखों में एक पल के लिए खालीपन आया। इन 5 सालों में तांग युवेई की वजह से मेरी जिंदगी रुकी रही। अब आगे बढ़ने का वक्त आ गया था। मैंने हाँ में सिर हिलाया। शुक्रिया आंटी, इंतजाम करवा दीजिए। मैं जल्द से जल्द निकलना चाहता हूं। फोन रखा। खिड़की के बाहर आतिशबाजी खामोशी से बुझ गई, जैसे मेरी 5 साल की शादी भी खत्म होने वाली थी। मेरा परिवार गरीब था। तांग ग्रुप ने मेरी पढ़ाई का खर्च उठाया था, जिसकी वजह से मैं पढ़ लिख कर कुछ बन पाया और पूरे स्कूल में एकमात्र विदेश जाने का मौका जीत पाया। इसलिए विदेश जाने से पहले मैं खास तौर पर तांग परिवार के पास शुक्रिया कहने गया। तांग ग्रुप ने सिर्फ मुझे नहीं, और लोगों को भी स्पॉन्सर किया था, लेकिन शुक्रिया कहने आने वाला मैं पहला था। ये देखकर तांग माँ, जो बस 2-4 औपचारिक बातें करने वाली थीं, उन्होंने मुझे और ध्यान से देखा। काफी देर चुप रहने के बाद बोली, अगर सच में एहसान चुकाना चाहते हो, तो एक काम करो। तांग माँ की बात से मुझे तांग युई और सॉन्ग जिंग यान के बारे में पता चला। तांग युई एक अमीर घराने की लड़की थी। सॉन्ग जिंग यान एक काबिल और रईस खानदान का लड़का। दोनों बचपन के साथी थे। सबको साफ दिखता था कि तांग युई सॉन्ग जिंग यान को पसंद करती है, लेकिन सॉन्ग जिंग यान एक सच्चे और टिकाऊ प्यार की तलाश में था। आखिरकार जब दोनों यूनिवर्सिटी से निकले, तांग युई ने सोचा, वक्त आ गया है। जैसे ही वो अपने दिल की बात कहने वाली थी, सॉन्ग जिंग यान अचानक एक लड़की को साथ लेकर विदेश चला गया। तांग युई को यकीन नहीं हुआ।
उसी रात एयरपोर्ट की तरफ भागी। लेकिन वास्तव में एक ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया और जब ऑपरेशन के बाद उसकी आंखें खुलीं तो सॉन्ग जिंग यान पहले ही विदेश में उस लड़की से शादी कर चुका था। इसके बाद उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। इतनी खूबसूरत और अमीर लड़की इस तरह बिखर रही थी। ठीक उसी वक्त मैं दरवाजा खटखटाते हुए पहुंचा। तांग मां ने तुरंत फैसला किया कि मैं उसे इस प्यार से बाहर निकालने में मदद करूंगा। तो एहसान चुकाने के लिए मैंने विदेश जाने का मौका छोड़ा और तांग मां के साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। एक पार्टी में मैंने जानबूझकर एक मौका बनाया जहां तांग यूई से अचानक मुलाकात हो। पहली नजर में प्यार का नाटक किया और उसके पीछे दीवाने की तरह पड़ गया। तब से पूरे हाई सोसाइटी में बात फैल गई। तांग युई के पास एक ऐसा इंसान था जो उससे पागलों की तरह प्यार करता था। तांग युई धीरे धीरे मेरी मेहरबानी की आदी हो गई, लेकिन उसने कभी एक कदम आगे नहीं बढ़ाया जब तक उस रात ऐसा नहीं हुआ। एक यार्ड पर उसने और उसकी करीबी सहेलियों ने एक शर्त लगाई, जो भी एक ऐसा बॉयफ्रेंड लाए जो समुद्र में कूदकर गिरी हुई अंगूठी ढूंढ लाए, उसे शहर के उत्तर में जमीन का एक टुकड़ा मिलेगा। मैं अच्छी तरह जानता था वो उस जमीन के लिए बेताब थी। कई रातों से सोई नहीं थी। जब बाकी सब बड़ी लहरों से डरकर पीछे हट गए, मैं बिना एक पल सोचे समुद्र में कूद गया। वो पहली बार था जब तांग युई मेरी वजह से अपना आपा खो बैठी। जब मुझे पानी से बाहर खींचा गया तो उसने मुझे कसकर जकड़ लिया। उसकी आवाज डर और कंपन से भरी थी। शादी करते हैं, मैं तुमसे प्यार करने की कोशिश करूंगी। लेकिन बाद में पता चला उस रात उसने मुझसे शादी के लिए हाँ इसलिए कही थी क्योंकि उसी दिन सॉन्ग जिंग मियान ने सोशल मीडिया पर नॉर्दर्न लाइट्स के नीचे अपनी बीवी को गले लगाकर चूमते हुए फोटो डाली थी। इस सब के बावजूद उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए, सॉन्ग जिंग मियान को उसके दिल से मिटाने के लिए, मैं फिर भी तांग युई का भला करने की पूरी कोशिश करता रहा। मुझे पता था जब वो छोटी थी तो उसकी जन्मदिन की ख्वाहिश थी उल्काओं की बारिश देखना, लेकिन माँ बाप काम में इतने व्यस्त थे कि कभी नहीं ले गए। मैंने 6 महीने लगाकर उल्काएं देखने के लिए सबसे अच्छी पहाड़ी चोटी ढूंढी, लेकिन उस रात मैं इंतजार करता रहा, इंतजार करता रहा। तांग युई कभी आई ही नहीं। बाद में पता चला वो सॉन्ग जिंग यान से मिलने चली गई थी। उस वक्त सॉन्ग जिंग यान की शादी में दरारें पड़ने लगी थीं। उस दिन से वो हफ्ते में एक बार विदेश जाने लगी। हर बार नए नए तोहफे सॉन्ग जिंग यान के दरवाजे पर पहुंचाती, उसे खुश करने के लिए, मुझे बताए बिना। जिस दिन सॉन्ग जिंग यान वापस देश लौटा, उससे तुरंत मिलने की जल्दी में वो इतनी तेज गाड़ी चलाई कि एक्सीडेंट हो गया। मैं 3 दिन 3 रात जागकर उसके पास बैठा रहा। वो बेहोश थी, लेकिन अस्पताल के बिस्तर पर 999 बार सॉन्ग जिंग यान का नाम पुकारती रही। उस पल मुझे आखिरकार समझ आया, तांग मां ने मुझे जो जिम्मेदारी दी थी वो मैं कभी पूरी नहीं कर सकता था। अच्छा हुआ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था। सॉन्ग जिंग यान भी तलाक लेकर वापस आ गया था। तांग युई को उसका इंतजार किया हुआ प्यार मिल गया। अब मेरे जाने का वक्त था। हम दोनों नई जिंदगी शुरू कर सकते थे। किससे बात कर रहे थे? काफी देर तक मैं बाहर नहीं आया तो तांग युई रसोई में आई। मुझे फोन हाथ में लिए खोया खोया खड़ा देखा। तब मैं होश में आया। शांत आवाज में बोला, कोई नहीं। रात को पास में तांग युई की हल्की सांसें थीं। मैं छत को घूरता रहा। सारी रात नींद नहीं आई। अगली सुबह तांग युई के सामने वेस्टर्न खाना रखा। उसने भौहें सिकोड़ी। तुम्हें पता है मुझे वेस्टर्न खाना पसंद नहीं, आज ये क्यों बनाया? मैंने नजरें झुकाईं, फोर्क उठाया, स्टेक का एक टुकड़ा मुंह में रखा, धीरे धीरे चबाया। फ्रिज में बस यही था, सच नहीं था। दरअसल मुझे विदेश पढ़ाई के लिए तैयारी करनी थी। इस खाने का स्वाद पहले से जीभ को आदत डालनी थी। अच्छा हुआ सामने बैठी उस औरत ने ज्यादा नहीं सोचा। फोन टेबल पर रख दिया, लेकिन नजरें उस पर टिकी रहीं। किसी के मैसेज का इंतजार कर रही थी, बिना पूछे पता था किसका। अचानक फोन वाइब्रेट हुआ। उसने झट से उठाया। लगा सॉन्ग जिंग ने कुछ भेजा था जो उसे बहुत खुश कर गया। उसके हमेशा ठंडे होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मैं आधे मिनट तक चुपचाप उसे देखता रहा। फिर वो तलाकनामा निकाला जो मैंने तैयार किया था। जिस पल से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, उसी पल से इस लम्हे की तैयारी करता रहा था। अब आजाद होने का वक्त आ गया था। तांग युई, तलाक ले लेते हैं, मैंने शांत आवाज में कहा, जैसे आज के मौसम की बात कर रहा हूं। तांग युई सॉन्ग जिंग के साथ बातों में डूबी थी। साफ नहीं सुना, बेमन से बोली, हाँ। मुझे जरा भी हैरानी नहीं हुई। 5 सालों में वो हमेशा ऐसी ही रही, आधी पास आधी दूर। अब जब सॉन्ग जिंग यान वापस आ गया तो उसने जो थोड़ी बहुत तवज्जो मुझे देती थी वो भी छीन ली। मैंने आखिरी पेज पलटा, उसके सामने रखा और कलम पकड़ाई। यहां साइन करो। हाँ। वो मैसेज टाइप करती रही, नजर उठाई तक नहीं। एक हाथ से कलम उठाई, जहां मैंने इशारा किया वहां नाम लिख दिया। दूसरा हाथ फोन पर चलता रहा।
मैंने तलाकनामा सावधानी से रखा, फिर बोला, तांग युई, 1 महीने बाद मैं चला जाऊंगा। उसने फिर हूं कहा। चाकू कांटा रखा और उठने लगी। उसकी पीठ देखकर मुझसे रहा नहीं गया। थैंक यू। जानती हो मैंने अभी क्या कहा? वो रुकी, पलटी, उलझी हुई नजरों से देखा। यतीम खाने में सामान भेजने की बात, वो कॉन्ट्रैक्ट जो तुमने अभी साइन किया, क्या वही नहीं जो कुछ दिन पहले बताया था? क्या हुआ? मैं अंदर से खुद पर हंसा। सामान का कॉन्ट्रैक्ट? वो तो पिछले महीने उससे साइन करवाना था। सच में उसे मेरी कोई परवाह नहीं थी। सच में उसने साफ नहीं सुना। लेकिन अब कोई फर्क नहीं। थैंक यू। आगे सॉन्गजिंग के साथ खुश रहो। मैं मुस्कुराया, एक बेमतलब सी मुस्कान। उस दोपहर में डिलीवरी ट्रक के पीछे गाड़ी चलाकर यतीम खाने पहुंचा। काम पूरा होने के बाद डायरेक्टर के ऑफिस में गया। डायरेक्टर साहब, जल्दी विदेश जा रहा हूँ। ये सुनकर डायरेक्टर मेरे लिए बहुत खुश हुए। मैं पहले से एक होनहार आर्ट का छात्र था। जिस साल मैंने विदेश जाने का मौका छोड़ा था, उन्हें उसका बहुत अफसोस रहा था। जांग चेन, ये सच में बहुत अच्छी बात है। डायरेक्टर ने मेरे हाथ थामे बहुत खुशी से मुस्कुराए। फिर कुछ याद आया, चेहरे पर चिंता आई। लेकिन अगर तुम विदेश पढ़ने गए तो यूई से दूर नहीं हो जाओगे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बहुत मुश्किल होता है। मैंने दूर खेलते और दौड़ते बच्चों को देखा, सिर हिलाया। दूरी नहीं है, मैं उससे तलाक ले चुका हूँ। डायरेक्टर पहले चौंके, फिर एक लंबी सांस ली। सच में? मेरा शुरुआती अंदाजा गलत नहीं था। तुम्हारी शादी टिक नहीं सकती थी। अगर वो सच में तुमसे प्यार करती तो इतने सालों में एक बार भी तुम्हारे साथ यहाँ नहीं आ सकती थी। तलाक भी अच्छा है। मैं मुस्कुराया और डायरेक्टर को गले लगाया। हाँ, तलाक सच में अच्छा है। यतीम खाने से वापस आकर मैं सीधे ऊपर गया, ड्रेसिंग रूम में घुसा और अपना सामान पैक करने लगा। तभी एहसास हुआ मेरे कपड़े कितने कम थे। बस कुछ जोड़े जो तांग माँ ने शादी के वक्त दिए थे। और तांग युई, जो 5 साल मेरी बीवी रही, उसने कभी मेरे लिए कपड़े खरीदने की नहीं सोची। कपड़े पैक करने के बाद मैंने वो सारे तोहफे निकाले जो मैंने इन सालों में तांग युई को खुश करने के लिए दिए थे और रद्दी में बेच दिए। मैंने बड़े ध्यान से कई जन्मदिन के तोहफे तैयार किए थे, लेकिन एक बार भी उन्हें देखा नहीं गया। ये सारे तोहफे एक तरफ पड़े थे, धूल की मोटी परत से ढके हुए। रद्दी का ट्रक जाते देखा। विला में वापस जाने ही वाला था कि पीछे से एक हॉर्न बजा। मुड़कर देखा, एक मेबैक मेरे सामने रुकी। लाल ड्रेस पहने एक औरत गाड़ी से उतरी। ये मेरी बीवी की बहन थी, तांग चियान। तांग चियान ने रद्दी का ट्रक जाते देखा, ठंडे से नाक सिकोड़ी, सिर घुमाया, मुझे ऊपर से नीचे देखा। सच में छोटे घर से आए हो? गते तक बेचने पड़ते हैं। मैंने उसकी तरफ देखने की जहमत नहीं उठाई, मुड़ा और जाने लगा। तांग चियान के मुंह पर आई मजाक उड़ाने वाली मुस्कान एकदम गायब हो गई। वो आगे बढ़कर मुझे पकड़ने लगी। तांग परिवार में आने के बाद से मैं हमेशा उन्हें खुश करने के लिए झुका रहा था। उसके साथ कभी इतना ठंडा नहीं था और अब उसके साथ ऐसा बर्ताव। तांग चियान के मन में गुस्सा उठा। क्या कान नहीं है? तुमसे बात कर रही हूँ, सुनाई नहीं देता? मैं मुड़ा, उसका हाथ हटाया। मेरी आंखों में खींच चमकी। तांग चियान को मैं कभी पसंद नहीं था। उसे लगता था मेरी हैसियत से मैं तांग परिवार में आने के बिल्कुल लायक नहीं। इसलिए 5 साल की शादी में वो हमेशा मेरे खिलाफ रही। कभी मेरा बनाया नाश्ता गिरा देती तो कभी मेरे धुले कपड़े रौंद देती। अब जब मैं आखिरकार आजाद होने वाला था, मैं उसे खुश करने के लिए और झुकना नहीं चाहता था। तांग चियान गुस्सा जारी रखने वाली थी, लेकिन फिर कुछ सोचकर मुझे मजे से देखने लगी। तुम जैसे इंसान का कुछ गते बेचना ही ठीक है। अभी तक पता नहीं चला? मेरी बहन का पहला प्यार वापस आ गया है। तुम जैसे घोंसला चुराने वाले को आखिरकार निकलना ही पड़ेगा। बात खत्म होते ही उसके पीछे से सफेद शर्ट पहने एक और इंसान निकला। ये पहली बार था जब मैं सॉन्गजिंग से मिला। वो सच में बहुत हैंडसम था। 5 साल की नाकाम शादी ने उस पर कोई निशान नहीं छोड़ा था। कोई ताज्जुब नहीं कि तांग युई इतने सालों तक उसे याद करती रही। सॉन्गजिंग यान आगे आया। तांग चियान का हाथ खींचा। चियान चियान, भाई जांग से ऐसे मत बोलो, वो तुम्हारे जीजा जी हैं। कैसे जीजा जी? भाई जिंगयान, मैंने गाड़ी में बताया था, मेरी बहन हमेशा से तुम्हें प्यार करती थी। इन सालों में भी वो तुम्हारे बारे में सोचती रही। हफ्ते में एक बार विदेश जाकर तुम्हें ढूंढती रही। वो सारे तोहफे मेरी बहन ने तुम्हारे लिए खरीदे थे। क्या तुम मेरी बहन का दिल नहीं देख सकते? तांग चियान बात खत्म करके मुझे हुक्म देने लगी। तुम वहां खड़े क्यों हो? जल्दी भाई जिंगयान का सामान अंदर ले जाओ। मेरी बहन ने हाँ कर दी है, भाई जिंगयान यहाँ रहेंगे। मैंने सामान की तरफ एक नजर डाली, नजरअंदाज किया और सीधे अंदर चला गया। पीछे से तांग चियान गुस्से से पैर पटती रही। आखिरकार ड्राइवर ने सामान अंदर रखा। तांग चियान और पंगा लेने वाली थी कि तांग युई जल्दी से बाहर से आई। उसकी नजर सोफे पर ठीक से बैठे सॉन्गजिंग यान पर रुकी। जैसे राहत की सांस ली, फिर दूसरी तरफ मुझसे बोली, सॉन्गजिंग यान का घर कई सालों से खाली है, उसे मरम्मत की जरूरत है, तो इस दौरान वो हमारे यहाँ रहेंगे। कुछ दिनों की बात है। कोई दिक्कत नहीं ना? खामोश माहौल में सॉन्गजिंग यान उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर बेचैनी थी। शायद मुझे किसी और जगह चले जाना चाहिए। ये तुम्हारा घर है। भाई जांग खुश नहीं लग रहे। तांग युई ने तुरंत हाथ उठाकर उसे रोका। जाने की जरूरत नहीं, वो बहुत उदार है, इतनी छोटी बात पर नाराज नहीं होंगे। मैं चुपचाप ये सब देखता रहा। आखिरकार बोला, होंठों के कोने पर एक मुस्कान लाते हुए, मैं सच में इस छोटी बात पर नाराज नहीं हूँ मिस्टर सॉन्ग, रहिए। आखिरकार ये घर जल्दी या देर से सॉन्गजिंग का ही होगा। तांग युई ने तुरंत हाउसकीपर को उसका सामान सबसे बड़े गेस्ट रूम में ले जाने का हुक्म दिया। तांग चियान तुरंत फूल गई, सिर घुमाकर पास खड़े मुझे देखा। अब खाने का है, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? जल्दी जाकर खाना बनाओ। ओह, और भाई जिंगयान को मसालेदार खाना नहीं खाना, हल्का बनाना। इस घर में हाउसकीपर थे, लेकिन खाना हमेशा मैं ही बनाता था, बस इसलिए कि तांग युई खाने के मामले में बहुत मांग करने वाली और नखरेबाज थी। मिशेलिन शेफ भी बनाए तो नहीं खाती थी, बस मेरा खाना ही किसी तरह मंजूर था। लेकिन चाहे कितनी भी मेहनत से बनाऊं,
तांग युई बस दो चार निवाले ही खाती। कभी कभी तांग चियान भी खाने आती, लेकिन हमेशा शिकायत करते हुए खाती। उस वक्त मैंने हल्के से सिर हिलाया, चार ऐसे शब्द कहे जिसने सबको चौंका दिया। मैं खाना नहीं बना सकता। मेरा मना सुनकर तांग युई ने अनायास मेरी तरफ देखा। उसकी याद में मैंने कभी तांग परिवार के खिलाफ नहीं गया था। ये पहली बार था जब मैंने मना किया। वो मुंह खोलने ही वाली थी कि पास खड़े सॉन्ग जिंगयान की खूबसूरत आंखें अचानक सिकुड़ गईं। ये मेरी गलती है, मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। आखिरकार मैं एक बाहरी हूँ, भाई जांग को मेरे लिए खाना नहीं बनाना चाहिए। ये कहकर वो ऊपर जाकर सामान पैक करने मुड़ा, लेकिन पीछे से तांग युवेई ने उसे रोक लिया। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। ये कहकर उसने फिर मेरी तरफ देखा, आवाज नीची की। तुमने कहा था नाराज नहीं हो, अब ये क्या इरादा है? मैंने धीरे से हाथ उठाया। तर्जनी और अनामिका दोनों पर पट्टी बंधी थी। चोट लगी है, इस दौरान पानी नहीं छू सकता। दरअसल कोई चोट नहीं थी, बस कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था। मैं तांग युई के लिए और सोचना नहीं चाहता था, इसलिए जानबूझकर हाथ पर कुछ पट्टियां लगा ली। चोट का बहाना बनाकर खाना बनाने से मना कर दिया। माहौल अचानक जम गया। पहले सारे घर के काम मैं अकेले संभालता था, इसलिए विला के हाउसकीपर वक्त पर घर चले जाते थे। अब घर में मेरे अलावा किसी को खाना बनाना नहीं आता था। हाउसकीपर को वापस बुलाते तो भी बहुत देर हो जाती। तांग चियान ने नाखुशी से भौहें चढ़ाई, शिकायत भरे लहजे में बोली, चोट लगी तो पहले क्यों नहीं बताया? क्या जानबूझकर हमें भूखा रखना चाहते हो? वो और कुछ कहने ही वाली थी कि पास खड़े सॉन्ग जिंग ने उसे जल्दी से खींच लिया। चियान चैन, ऐसे मत करो। सॉन्ग जिंगयान ने पास खड़ी तांग युवेई की तरफ देखा। तुम इतने सालों से विदेश में हो, मुझे हमेशा हाई स्कूल के गेट वाले हॉटपॉट रेस्तरां की याद आती थी। याद है शाम की सेल्फ स्टडी के बाद हम अक्सर वहां जाते थे। आज रात हॉटपॉट हो जाए? सॉन्ग जिंगयान की ये बात सुनकर तांग युई ने स्वाभाविक रूप से मना नहीं किया। नर्म आवाज में बोली, वो तुम्हें ले जाएंगे। सब जाने लगे तो मुझे भी साथ ले लिया। रास्ते में तांग युई गाड़ी चला रही थी, पीछे बैठे दोनों से बात करती रही। हाई स्कूल के दिनों की बातें होने लगी। सॉन्ग यान बढ़ते जोश से बोलता रहा, तांग चियान बीच बीच में कुछ जोड़ती रही। जब मजेदार बातें आईं तो तीनों हंस पड़े। रास्ते में सॉन्ग जिंगयान को अचानक कुछ याद आया, मुस्कुराया और आगे की सीट पर मेरी तरफ देखा। भाईजान, माफ करना, हम जानबूझकर तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर रहे। बस तुम उन यादों का हिस्सा नहीं थे। सिर्फ उन यादों का नहीं, उनकी आने वाली जिंदगी का भी हिस्सा नहीं रहूंगा। मैंने हूं की आवाज निकाली, चुपचाप आंखें बंद कर ली। तांग युई ने धुंधली नजरों से मेरी तरफ देखा। महसूस किया जैसे मैं कुछ बदला हुआ हूं। गाड़ी पार्क करने के बाद मैंने बहाना बनाया कि पहले वॉशरूम जाना है। मुट्ठी भर ठंडे पानी से चेहरा धोया, आईने में खुद को देखा। एक खूबसूरत चेहरा, लेकिन भौहों के बीच की थकान छुपाए नहीं छुपती थी। दोनों 5 साल की शादी में रहे। सॉन्ग जिंगयान की आंखें जीवन से भरपूर थीं, जबकि मेरे चेहरे पर साफ थकान दिखती थी। बस थोड़ा और, मैं पूरी तरह आजाद हो जाऊंगा, मैंने खुद से कहा। जब मैं प्राइवेट रूम में वापस आया तो तीनों पहले ही क्लियर ब्रॉथ हॉटपॉट ऑर्डर कर चुके थे। भाईजिंग मांस नहीं खाते, धनिया छोड़कर सब्जियां ज्यादा डालना। तांग युई मेनू देखते हुए पास खड़े वेटर को हुक्म दे रही थी। इतने सालों बाद भी उसे सॉन्ग जिंग की पसंद नापसंद साफ याद थी। जांगचेन, तुम्हें क्या नहीं खाना? 5 साल की शादी में पहली बार उसने मेरी पसंद पूछी। मैं दूसरी तरफ बैठ गया, टिश्यू निकाला, सामने रखे कटोरे और चॉपस्टिक पहुंचे। सी फूड के अलावा सब चलता है।